जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का हिंदी इलेक्टिव का बोर्ड एग्जाम है और मैं आज इस वीडियो में आपके हिंदी इलेक्टिव से कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो इसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका दिया गया खंड का पठित बोध, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया कि आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहां दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, वहीं पर यह तनाव की भी अचूक दवा है। हंसना इम्यूनो सिस्टम को सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें और पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। आगे इसमें दिया गया कि हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें और इसके साथ ही बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस गद्यांश में देखा कि आदमी को जो हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसना मुस्कुराना चाहिए ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये सारा चीज इसमें दिया गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, तनाव से, जो ऊपर के गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया कि कुदरत का अनमोल उपहार क्या है। तो कुदरत का जो अनमोल उपहार है वो हंसी है, जो ऊपर के गद्यांश में हम लोगों ने देखा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये करना चाहिए मुस्कुराहट का, और इसको भी मैंने आप लोगों को ऊपर में पढ़ करके दिखाया कि गद्यांश में मुस्कुराहट कितना महत्वपूर्ण चीज है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो तनाव से दूर रहने का जो अचूक दवा है वो आप लोगों का जो है किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर, ध्यान करके। तो ये सारा चीज आपका सही दिया गया, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि इस पद्यांश को, कविता को पढ़ करके नीचे दिए गए कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें आपका कविता में दिया गया कि उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण जागो, देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण आज विश्व को यह दिखला दो, हम में भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता में देख लिया कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इसका दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके उत्तर को देखते हैं। जिसमें आपका 5वां प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहा है। तो दोस्तों ये जो आह्वान कर रहा है आप लोग ऊपर में देखे ही होंगे, नौजवानों का, यानी कि जो नए नए जवान हुए हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, तरुणाई का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि देशभक्ति। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि देशवासियों को कहां से आमंत्रण मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, प्रत्येक दिशा से। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के आपका दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं खंड ख, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होता है।
इसका 10वां प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। कब यह प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये जो प्रकाशित हुआ था 1780 ईस्वी में। और कहां से? तो कलकत्ता से। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को हिंदी में जो कहते हैं अनुस्मारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, विचारों का। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया 13वां प्रश्न कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों मल्टीमीडिया का जो प्रयोग हो रहा है शिक्षा में, व्यवसाय में और चिकित्सा एवं विज्ञापन में, सभी में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो एक पत्रकारिता का प्रकार है जिसको कहा जाता है वॉच डॉग पत्रकारिता, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 15वां प्रश्न वह है कि समाचार के प्रमुख तत्व हैं, क्या हैं? तो समाचार के जो प्रमुख तत्व हैं वो आपका नवीनता एवं निकटता, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही होगा। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 16वां प्रश्न की ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा किसी प्रियजन को लिखा जाता है क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र, सरकारी पत्र या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर का व्यक्तिगत पत्र। इसका अगला प्रश्न है कि श्रव्य माध्यम है क्या? श्रव्य माध्यम का मतलब है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उस माध्यम को कहा जाता है, तो वह कौन है? तो आपका रेडियो और टेलीविजन है कि नहीं? इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं किस पुरुष में? तो दोस्तों ये जो लिखा जाता है आपका अन्य पुरुष में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 18वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए जो आपका खंड का पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है और इसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो गद्यांश है आपके पाठ्य पुस्तक से, किताब से देकर के यहाँ पर छापा गया है और इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे कह रहे थे मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ और उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग की अंधकारमय है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है और आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है, आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं और वे उसे भेद नहीं पाती, मानव आत्मा अंधकार में घुटती है, मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को देख लिया कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लेखक कौन है, ये किस पाठ से लिए गए हैं, इत्यादि इत्यादि जो प्रश्न पूछे गए होंगे तो उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो ऊपर में हम लोगों ने पद्यांश को देखा, कविता को, तो इसके जो लेखक हैं वो आपका है हरिशंकर परसाई, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आत्मा किससे त्रस्त है? तो दोस्तों मनुष्य की जो आत्मा है वह भय और पीड़ा से त्रस्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 21वां प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो दोस्तों ये जो ली गई है टॉर्च बेचने वाले पाठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है। इसका अगला प्रश्न है कि आज मनुष्य किससे घबरा रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, अंधकार से घबरा रहा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के लिए आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 23 से 26 तक सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये जो कविता दी गई है तो इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और पढ़ने के बाद सीरियल नंबर 23 से लेकर के 26 तक के प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका कविता की ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, वाला रून की मृद किरणें थी। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में आगे लिखा हुआ है कि अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कविता को देख लिया और ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को देखें। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि किस ऋतु का सुप्रभाव था?
तो दोस्तों ये जो आपका सही उत्तर होगा, जो ऊपर में लोग ने पढ़ा है, वह बसंत ऋतु के बारे में कहा गया था, जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अरुण कैसा है। तो दोस्तों अरुण जो है वो कैसा है, वो आपका देख रहे हैं वालारुण, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निशा शब्द का अर्थ है, निशा का अर्थ क्या होता है। तो निशा का जो अर्थ होता है रात्रि होता है, रात, समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, चकवा और चकई को, समझ रहे हैं, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो क्या था। तो दोस्तों उसका जो मूल नाम था धनपत राय था, जो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसका अगला प्रश्न है कि दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है सिद्धेश्वरी था, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह कि टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है। तो दोस्तों ये जो पाठ है, चैप्टर है, ये किस शैली की रचना है। तो ये आपका जो है व्यंग्यात्मक, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसका अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले पाठ की रचनाकार कौन है। तो इस पाठ का जो लेखक है वो आपका है सुधा अरोड़ा, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि खाना बदोश कहानी में भट्ठा मालिक कौन है। तो इसमें जो भट्ठा का मालिक था वो था मुख्तार सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि उसकी मां कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देख कर थोड़ा घबरा गए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो आपको ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 32 प्रश्नों को देख लिया है और उसके उत्तर को भी समझ लिया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उसकी मां पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा उग्र, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, उसका जो उपनाम है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूर सागर किसने रचा है। तो दोस्तों सूर सागर की जो रचना की है सूरदास ने की है, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो 35वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि नंद लालही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका अनुप्रास अलंकार, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि तट पर बैठी विधवाओं की तुलना किनसे की गई है। तो दोस्तों उसकी जो तुलना की गई है बगुलों से, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन में हुआ, कब हुआ था उसका जन्म। तो दोस्तों उसका जो जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि घर में वापसी कविता के अनुसार घर में कितनी जोड़ी आंखें हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग 5 जोड़ी, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है या फिर पाठ है ये किस पर आधारित है। तो ये आपका आधारित है शरद चंद्र पर, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 39 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। दोस्तों इसके बाद 40वें प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को बताऊं, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 12 में भी ठीक इसी तरह से हेल्प करूं तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर को देखें। तो इससे पूछा गया है कि मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी। तो दोस्तों वो उसने जो किताब बेची थी भूगोल और इतिहास का, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 अति महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग एक बार फिर से हो सके तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।